नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैब एंड एनआरसी के बारे में। अब कैब क्या है? कैब की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इन दोनों के अंदर क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या इनके कारण हैं, उन सब बातों के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी अफेयर्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। ये क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। जो कैब है, अब आगे जितनी भी बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोलना होगा, मैं उसकी जगह पर कैब बोल दूंगा। आप इस बात का ध्यान रखना। तो कैब क्या करना चाहता है? कैब अमेंडमेंट करना चाहता है। किस चीज में अमेंडमेंट करना चाहता है? अमेंडमेंट मतलब संशोधन। कैब किस चीज में संशोधन करना चाहता है? जो भारत का नागरिकता कानून है 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत का जो नागरिकता कानून 1955 है उसके अंदर संशोधन करना चाहता है। अब कैब के अंदर क्या क्या पहलू है वो मैं आपको बताता हूं। कैब के अनुसार अगर भारत के 3 पड़ोसी देश, जिनके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर इन तीनों देशों से कोई भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित आदमी, इन 3 देशों से कोई भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित आदमी, और अगर वह इन 6 धर्मों से संबंध रखता है। कौन कौन से धर्म? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो इलीगल माइग्रेशन करके भारत आए हैं। और इसके लिए सरकार ने एक डेट भी जारी की है, 31 दिसंबर 2014। अर्थात जिन लोगों को 5 साल हो गए भारत में, वो अब भारत के नागरिक हैं, बशर्ते वह इन 6 देशों से संबंध रखता हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो, वो 2019 में लेके आए थे। केंद्र सरकार 2019 में लेके आई थी। अगर कोई इस बिल के अनुसार भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आया था, तो वो भारत का नागरिक बन गया है। और यही है कानून, कहता है कि हम दूसरे धर्म के प्रताड़ित लोगों को 5 साल के अंदर नागरिकता दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाद क्यों है? इस कानून के ऊपर विवाद क्यों है? जानिए विवाद क्यों है। क्योंकि यह कानून भारत की नागरिकता को धर्म के चश्मे से देखता है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, मीन्स राइट टू इक्वालिटी। और यह अधिकार विदेशियों को भी मिला हुआ है। भारत के जितने फंडामेंटल राइट हैं वो सारे अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते, उनमें से कुछ विदेशियों को मिलते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 14 है वो विदेशियों को भी मिलता है। अब सरकार का इस मामले में क्या कहना? सरकार का यह कहना है कि हम यह कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि तीनों देश मुस्लिम देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम देश हैं और इनकी सरकार का धर्म भी मुस्लिम है। जैसे भारत की सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। भारत की सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मगर इन तीनों देशों की सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वह मुस्लिमों के प्रति अपना झुकाव रखती है। और सरकार कहती है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। और विवाद की एक और मुख्य वजह क्या है? यह कानून गैर मुस्लिमों को तो 5 साल में नागरिकता देता है। गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, उनको तो 5 साल में नागरिकता देता है, और मुस्लिमों को 14 साल के अंदर नागरिकता देता है। मुख्य वजह इस बिल का जो विवाद है उसकी मुख्य वजह ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाद की कुछ वजह और भी है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसमें सिर्फ 3 देशों का जिक्र किया गया है, सिर्फ 3 देशों का। इसके अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देश भी हैं, जैसे तिब्बत के बौद्ध, श्रीलंका के हिंदू, नेपाल के हिंदू, तिब्बत के बौद्ध, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक शिया समुदाय है, उन लोगों को भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो उनको इस कानून के अंदर क्यों नहीं लाया गया? दूसरे देशों के जो प्रताड़ित हिंदू हैं
वो इस कानून के तहत भारत के नागरिक क्यों नहीं बन सकते 5 साल के अंदर। अब मेरे कहने का मतलब समझिए, इस कानून के अनुसार ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता आपको मिलेगी नहीं। दूसरे देशों के, दूसरे मुस्लिम धर्म के लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं, बशर्ते उसको 14 साल यहाँ पर रहते हुए हों। लेकिन जो मुस्लिम धर्म से दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों को उन लोगों को नागरिकता यह कानून 5 साल में देता है। मैं आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 बता देता हूं, जिसके अंदर ये लोग संशोधन करना चाहते हैं। आप देखिए, इस कानून के अनुसार, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार, अगर कोई भी नागरिक जिसके माता पिता भारतीय हैं या माता पिता में से कोई एक भारतीय है या फिर उसका जन्म भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाता है। इस कानून के अनुसार अगर कोई अप्रवासी भारत में गैर कानूनी तरीके से आता है और वह पिछले 1 साल से भारत में रह रहा है और पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में रहा है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस कानून के अनुसार अब अगर इन 3 देशों से कोई नागरिक आता है और वह इन 6 धर्मों से संबंध रखता है, तो उसको 5 साल के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वह गैर कानूनी तरीके से भारत आया है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, वह तो किसी भी धर्म का आदमी है उसको नागरिकता देता है 14 साल में। 14 साल के अंदर 11 साल उसको भारत में बिताने चाहिए और वह पिछले 1 साल से भारत के अंदर रह रहा हो, चाहे वह किसी भी धर्म का है, उसको नागरिकता देता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन कैद किसको नागरिकता देता है? अगर इन 6 धर्मों से कोई भी नागरिक भारत आया है और वह इन 6 धर्मों से संबंध रखता है, तो उनको 5 साल में नागरिकता देते। अब फर्क समझ रहे हैं ना? दोनों का फर्क समझ रहे हैं ना? पहले वाला कानून 14 साल के अंदर नागरिकता देता है, चाहे वह किसी धर्म का है। फिलहाल का कानून 5 साल के अंदर नागरिकता देता है अगर वह इन 6 धर्मों से संबंध रखता है। मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, इसीलिए विवाद की मुख्य वजह यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब कुछ छूटें दी गई हैं, कुछ एक राज्यों को छूट दी गई है। अब किन राज्यों को छूट दी गई है, समझने की कोशिश कीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 4 राज्य, वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इन 3 देशों से किसी भी धर्म का लोग आए, किसी भी धर्म के आदमी आएंगे, उन लोगों को इन राज्यों के अंदर नहीं रहने दिया जा सकता। आप समझ रहे हैं ना बात को? वो पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन संविधान की 6ठी सूची के अंतर्गत वर्णित 4 राज्य है। वे 4 राज्य कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इन 4 राज्यों के अंदर प्रताड़ित लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इसके अलावा 4 राज्य जो इनर लाइन परमिट से संबंध रखते हैं। अब इनर लाइन परमिट क्या है, मैं आपको बता देता हूं। भारत के 3 राज्यों से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। और इनर लाइन परमिट क्या है? मान लीजिए हम हरियाणा से हैं और हमें अरुणाचल प्रदेश जाना, नागालैंड जाना, त्रिपुरा जाना है, तो हमें सरकार को बताकर जाना होगा हम यहाँ पर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वो कारण भी बताना होगा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं वह भी बताना होगा। अदर स्टेट के लिए ऐसा नहीं है। हम हरियाणा के लोग अगर उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, झारखंड जाना चाहते हैं, राजस्थान जाना चाहते हैं, पंजाब जाना चाहते हैं, हिमाचल जाना चाहते हैं, हम कहीं पर भी जाएं, सरकार को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन 3 राज्यों के अंदर हम जाना चाहते हैं तो हमें सरकार को बताना पड़ेगा कितने दिन के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इन 3 राज्यों के अंदर भी यह कानून प्रभावी नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा। आपने देखा होगा अक्सर अखबार में या न्यूज़पेपर में खबर आती रहती थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्य बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है। अब इन लोगों का क्या कहना, बांग्लादेश से लोग आएंगे, वे लोग आकर अब तमिलनाडु में तो बस नहीं जाएंगे कि भाई तमिलनाडु आ गए, तमिलनाडु चले गए। वो लोग कहाँ पर आएंगे? जो जिन राज्यों से बांग्लादेश का
बॉर्डर लगता है, वो वहीं पर आएंगे। अब क्या हुआ, वो लोग वहां पर आएंगे तो वहां पर संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, वहां पर दूसरी नस्ल के लोग आएंगे। इसलिए उत्तर पूर्व के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसका एक फैक्टर हो रहा है एनआरसी। एनआरसी क्या है, हम एनआरसी के बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारत में सिर्फ असम के अंदर एनआरसी लागू है और कहीं पर भी एनआरसी लागू नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पूरे भारत में एनआरसी को लागू करना चाहती है। फिलहाल असम के अंदर जो एनआरसी है उसका काम क्या है? उसका काम है बांग्लादेश के अवैध नागरिकों की पहचान करना है। असम के अंदर जो एनआरसी लागू है उसका काम बांग्लादेश के अंदर अवैध नागरिकों की पहचान करना है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और यह सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी। इस रजिस्टर के अनुसार उन लोगों को असम का नागरिक माना जाता है जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में रहते थे। अब 24 मार्च 1971 से पहले क्यों? उस वक्त बांग्लादेश आजाद हुआ था। किससे? पाकिस्तान से। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे इमिग्रेंट भारत आ गए थे। बहुत सारे इमिग्रेंट भारत आ गए तो उन्होंने असम का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया था। मैं बार बार डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी का मतलब है जनसंख्या का अध्ययन, ये डेमोग्राफी होता है। तो मैंने आपको बताया उन लोगों को नागरिक मानता जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में रहते थे। अगर उसके बाद अगर असम में कोई आया है, बांग्लादेश की आजादी के बाद, पाकिस्तान के सरेंडर के बाद अगर कोई असम में आया है तो उसको कागज दिखाने होंगे। कागज कौन से दिखाने होंगे? सरकार ने 2 कैटेगरियां जारी की हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। तो सरकार ने दोनों कैटेगरियों के अंदर कुछ कागज बताए हैं कि भाई आप इन दोनों कैटेगरियों में से कोई भी कागज हमारे पास लेके आ जाओ तो हम आपको नागरिक मान लेंगे। इसकी पहली सूची 31 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए थे। असम की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। पहली सूची जारी हुई जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए और इसमें 14 लाख तो हिंदू ही निकल आए थे। ये मेन विषय है। इसके अंदर 14 लाख लोग हिंदू ही निकल आए थे। सरकार ने दोबारा उनको फिर से मौका दिया, फिर से उनको बताया कि अब दोबारा से अपने कागज ढूंढिए या फिर उनको तलाश कीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है सरकार हिंदुओं को मौका देगी दोबारा से असम का नागरिक बनने का या फिर भारत का नागरिक बनने का। एक बात और, केंद्र सरकार पूरे भारत में एनआरसी लागू करना चाहती है। अभी तक सरकार ने किया नहीं है, लेकिन सरकार इसके बारे में विचार कर रही है। हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब साथियों को नमस्कार।